स्वागत है आपका एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ में। जैसा कि हम पिछले कई रोज से सीपीसी की एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू किए हैं, जिसमें हमने सीपीसी की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और के नेचर वगैरह के बारे में बात की है। अब हम इस लेक्चर में आज सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट मैंने इस लेक्चर में बताना है, जैसा कि लेक्चर में देखेंगे कि हम सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम डेफिनेशन क्लॉज को डील करें, हम सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई क्वेरी, कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। जैसा कि आपने देखा, टॉपिक क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। टॉपिक क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट सेक्शन 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, न्यायालयों का अधीनस्थ होना, ये धारा 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया गया है कि कौन सा सिविल न्यायालय कौन से सिविल न्यायालय के अधीनस्थ काम करेगा, या कौन सा न्यायालय किसके सीनियर होगा और कौन किसका जूनियर होगा, ये बताया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने अपने बीएनएसएस के लेक्चर में हमने वहाँ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ाई थी। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी सेम ऐसा ही है जैसे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। वहां पर भी हायरार्की बताई गई है क्रिमिनल कोर्ट्स की, यहाँ हायरार्की बताई गई है सिविल कोर्ट्स की। वहां पर सेक्शन 6 है और यहाँ पर सेक्शन 3 है। तो बीएनएसएस हम पढ़ चुके हैं, लगभग सेम सा ही यहाँ पर दोनों चीजें। तो देखिए, हम देखते हैं सेक्शन 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 3 को सीपीसी में इस अंदाज से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर सिविल कोर्ट्स के सबऑर्डिनेशन को बताया गया है कि कौन सा न्यायालय, कौन सा सिविल कोर्ट किस कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। तो 3 क्या कहना है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, इस संहिता के पर्पस से या इस संहिता के उपयोगों के लिए, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। एक चीज हमें मिलती है कि जो जिला न्यायालय होगा वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करेगा। जो जिले का न्यायालय होगा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उच्च न्यायालय के, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम करेगा। दूसरी बात क्या है? एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहते हैं? देखो, 2 तरह का सबऑर्डिनेशन होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर। एक तो सिंगल सबऑर्डिनेशन होता है, सिंगल सबऑर्डिनेशन, सिंगल सबऑर्डिनेशन। एक होता है डबल सबऑर्डिनेशन, डबल सबऑर्डिनेशन। कौन से न्यायालय सिंगल सबऑर्डिनेशन में होंगे, कौन से न्यायालय डबल सबऑर्डिनेशन में होंगे? देखिए, जिला जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगी वो सिंगल सबऑर्डिनेशन होगी। किसके सबऑर्डिनेट होगी? हाई कोर्ट के। ये तो सिंगल सबऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। भाई, जिले का न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। जिले की अदालत या जिला न्यायालय किसके अधीनस्थ काम करेगा, किसके मातहत काम करेगा? वो हाई कोर्ट के मातहत या हाई कोर्ट के अधीनस्थ, टू दी हाई कोर्ट। इसको हम एकल अधीनस्थता कहेंगे। एकल अधीनस्थता यानी कि सिंगल सबऑर्डिनेशन, एक कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करना है। हम साथ ही साथ डबल सबऑर्डिनेशन की बात करें तो डबल सबऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा क्या कहते हैं? सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंफीरियर जितने भी न्यायालय होंगे वो क्या होंगे? एवरी कोर्ट ऑफ सिविल कॉजेज एंड एवरी कोर्ट ऑफ सिविल कॉजेज कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट। समझ लीजिए, जिला जज के अलावा कितने कोर्ट होते हैं? सिविल जज, सिविल जज का न्यायालय होता है जिसमें पहली पोस्टिंग होती है। जैसे आप किसी जज जब क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम मुंसिफ जज बोलते हैं हिंदी में, या उर्दू का वर्ड है बेसिकली मुंसिफ जज, तो दीवानी न्यायाधीश जिसे बोलते हैं। मुंसिफ जज या सिविल जज, एक तो ये होता है, ये भी 2 कैटेगरी का होता है। एक होता है जूनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, और एक होता है सीनियर डिवीजन। 2 कोर्ट ये हो गई। प्लस इसके अलावा होता है स्मॉल कॉजेज कोर्ट, स्मॉल कॉजेज। ये दोनों कोर्ट, कौन सी कोर्ट? सिविल जज की कोर्ट, सिविल जज में एज वेल एज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। चाहे वो सीनियर डिवीजन सिविल जज हो, चाहे वो जूनियर डिवीजन सिविल जज हो। उसके साथ ही साथ स्मॉल कॉजेज कोर्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट भी 2 तरह की होती है। जैसे हमने पढ़ा, एक प्रोविंशियल सिविल स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है, प्रोविंशियल, तो कहां बताई गई है? सेक्शन 7 में बताई गई है। और एक होती है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ये कहां बताया गया? सेक्शन 8 में बताया गया। रेड विद ऑर्डर 50 एंड रेड विद ऑर्डर 51 बताएंगे। तो 2 तरह की ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट हो गए। और दूसरी क्या बोल रहे हैं? सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट कौन कौन सी हो सकती है? सिविल जज, सिविल जज, सिविल जज
जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन, ये दोनों ही कैसी हैं, सिविल कोर्ट हैं। तो ये डबल सबऑर्डिनेशन में होंगी। सिविल जज का न्यायालय एज वेल एज सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, जैसी भी स्थिति हो, चाहे वो सीनियर डिवीजन का कोर्ट हो चाहे वो जूनियर डिवीजन का। साथ ही साथ लघुवाद न्यायालय, जिनको हम स्मॉल कॉजेज कोर्ट कहते हैं, जिनको की 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सीपीसी के अंदर। सेक्शन 7 की बात करूं तो सेक्शन 7 में प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट को बताया गया है। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय को कहा सेक्शन 7 में परिभाषित किया गया है, जो कि ऑर्डर 50 में भी इससे संबंधित चीजें बताई गई हैं। और दूसरा प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, जो कि सेक्शन 8 ऑफ सीपीसी में बताया गया, जिससे संबंधित ऑर्डर 51 है। ये दोनों ही न्यायालय डबल सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं। पहला सिंगल सबऑर्डिनेशन में कौन काम करता है, जिला जज, जिला न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंगल सबऑर्डिनेशन में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में होता है। लेकिन जिला अदालत के अलावा जितने भी सिविल प्रकृति के न्यायालय होंगे, साथ ही साथ उसमें चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन हो चाहे सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, और इसके साथ ही साथ डबल सबऑर्डिनेशन में एक कोर्ट और होती है जिसको हम लघुवाद न्यायालय या फिर हम स्मॉल कॉजेज कोर्ट कहते हैं, जो कि 2 प्रकार की हो सकती है। एक प्रांतीय लघुवाद न्यायालय होती है और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय, जो कि एक को धारा 7 में डिफाइन किया गया है और दूसरे को धारा 8 में बताया गया, और उनसे संबंधित प्रोविजंस को बताया गया है क्रमशः ऑर्डर 51, ऑर्डर 50 और 51 में। तो ये सिंगल सबऑर्डिनेशन और डबल सबऑर्डिनेशन की मैंने बात। आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। जिला कोर्ट या जिला न्यायालय किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेगी, हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में, सिंगल सबऑर्डिनेशन में। एंड एवरी सिविल कोर्ट, और प्रत्येक सिविल न्यायालय ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि जिला अदालत से या जिला न्यायालय से छोटा है। एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन काम करेंगे। डबल सबऑर्डिनेशन सिर्फ हाई कोर्ट के अधीन, जिला अदालत। जिला अदालत के अलावा तमाम इंफीरियर कोर्ट, चाहे वो सिविल जज सीनियर डिवीजन हो चाहे सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, चाहे वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट फॉर प्रेसिडेंसीज हो चाहे स्मॉल कॉजेज कोर्ट फॉर प्रोविंशियल हो, इनके लिए आप डबल सबऑर्डिनेशन में। ये यहां तक आपका सबऑर्डिनेशन की बात। आगे देखते हैं क्या करें, यहां पर देखेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू द हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं, देखें। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर सिविल मैटर्स। जिले का न्यायालय जिले में सबसे उच्च रैंक का न्यायालय होता है, जो कि सिविल मामलों को डील करता है, या सिविल मामलों से संबंधित जिले के अंदर सबसे उच्च श्रेणी का जो न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय होता है। आगे बात करना है क्या, हाउएवर इट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। लेकिन वो न्यायालय जो जिला न्यायालय अपने जिले में सबसे उच्च श्रेणी का न्यायालय है, वो उस स्टेट के, जिस स्टेट में वो जिला अवस्थित है, जैसे कि अगर मैं बात करूं अलीगढ़ जिले की, अलीगढ़ जिला कहां पर स्थित है, यूपी राज्य में। तो यूपी राज्य में एक हाई कोर्ट है और जिला अलीगढ़ में एक जिला अदालत है। तो जिला अदालत उस अलीगढ़ जिले में पर्टिकुलर सबसे उच्च श्रेणी का कोर्ट होगा, लेकिन उस कोर्ट के ऊपर जो सबऑर्डिनेशन होगा, जो आपका सुपरविजन होगा, वो सुपरविजन उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद का उस पर सुपरविजन होगा। ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि जिले में सबसे सुपीरियर कोर्ट कौन सी होती है, जिला अदालत होती है, लेकिन उस जिले अदालत की सुपीरियरिटी स्टेट लेवल पर किसके इंफीरियर हो जाती है, हाई कोर्ट की। आगे देखते हैं, मीनिंग इट मस्ट फॉलो द हाई कोर्ट्स रूलिंग्स एंड प्रेसिडेंट्स। The High Court has the power to supervise and control the functioning of the। इसका मतलब क्या होता है जूनियर होने का, इसका मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट के फॉलो करेंगे, किस चीज को फॉलो करेंगे, हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स को, उनके दिए गए आदेश को, उनके प्रेसिडेंट्स को। प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, पूर्व में दिए गए निर्णय होते हैं। द हाई कोर्ट हैज द पावर टू सुपरवाइज, और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसे सुपरवाइज करे और कंट्रोल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द, और उसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करे। ये दोनों पावर सुपरवाइजर है भाई। आगे देखते हैं, सबऑर्डिनेट टू द लोअर सिविल कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऐसे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो कि एक राज्य के जिले में अवस्थित है, वो किसी जिला न्यायालय और साथ ही साथ हाई कोर्ट के अधीनस्थ होंगे, वो डबल सबऑर्डिनेशन होंगे। एनी सिविल कोर्ट बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसा कोर्ट जो जिला कोर्ट से छोटा है, सच एज मुंसिफ कोर्ट, जूनियर सिविल जज कोर्ट और सीनियर सिविल जज कोर्ट, कंसीडर्ड सबऑर्डिनेट टू बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये माना जाएगा कि वो दोनों के अधीन काम करेगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन हो चाहे सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, मुंसिफ जज हो, ये माना जाएगा वो क्या होगा, वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों के अधीन काम। दिस मींस दैट दीज लोअर कोर्ट्स मस्ट फॉलो द डायरेक्शन, जजमेंट एंड डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एज वेल एज। इसका मतलब क्या है, जिला न्यायालय के अधीनस्थ तमाम वो सिविल न्यायालय जो जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटे हैं, तो उन पर ये लाजिम है, ये जरूरी है, ये आवश्यक रूप से मानना उनकी मजबूरी है, मैंडेटरी है कि वो उस संबंधित जिले के जिला न्यायालय और उस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के तमाम डायरेक्शंस, तमाम जजमेंट्स, तमाम रूलिंग, तमाम आदेशों को मानने के लिए वो क्या होंगे, बाध्य होंगे।
अगली स्लाइड देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज। अरे बता तो दिया, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हो, चाहे आपका कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, चाहे कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, चाहे मुंसिफ जज हो, सारे के सारे सब डबल सबऑर्डिनेशन में होते हैं। डबल सबऑर्डिनेशन का मतलब दोहरी दोहरी उनके ऊपर अधीनस्थता होती है, साथ ही साथ जिला जज के और साथ ही जिला अदालत के और हाई कोर्ट के साथ डबल सबऑर्डिनेशन होती है। देखिए यहाँ पर सबऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल कॉजेज कोर्ट आ चुका हूं। द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज स्पेशलाइज्ड कोर्ट दैट हैंडल स्मॉल वैल्यू सिविल डिस्प्यूट्स। स्मॉल वैल्यू आपको मैंने पहले भी बताया, अब यहाँ फिर भी बता देता हूँ, इनके जो मामले हैं इनके स्मॉल कॉजेज कोर्ट के बहुत लीस्ट वैल्यू के होते हैं, बहुत छोटे मामले होते हैं, बहुत ज्यादा मामले नहीं सुन सकते। ये एक सीमा होती है ना, पिकनरी लिमिट होती है। जैसे आप जब सीपीसी की बात करते हैं तो सेक्शन पढ़ेंगे, तो 6 में बताया गया पिकनरी लिमिट, पिक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट। पिकनरी लिमिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धन संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में बात बताइए कि कौन सा न्यायालय कितने वैल्यू तक का, कितनी धन संबंधी सीमा के अंदर का वाद सुन सकता है, कितनी माली कीमत का वाद सुन सकता है। तो एज कंपेयर टू अदर कोर्ट्स सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट छोटी कोर्ट होती है, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स। कैसे मामलों को हैंडल करते हैं, स्मॉल वैल्यू के, छोटे वैल्यू के, इसलिए स्मॉल कॉजेज, स्मॉल मतलब लघु वाद, छोटे छोटे वादों को निपटाते हैं। तो हमने देखा कि इनकी अपील के मामले में इनमें बहुत कम अपील होती है। इनके मामले जो 10,000 तक के मामले हैं उनमें अपील नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था जब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ा रहा था, ठीक है ना, सेक्शन 96 का क्लॉज 4 की बात कर रहा था मैं, आप देखेंगे तो वहां पर भी तो यहां जो बात की गई है कि छोटे मामलों को सुनेंगे। तो सबसे पहले आपको जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट है, के नाम से पता लगा, स्मॉल कॉज, छोटे कारण, छोटे वादों को निपटाने वाले स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ऐसे न्यायालय जो स्मॉल कॉजेज को निपटाता हो। स्मॉल कॉजेज का मतलब क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ सिविल डिस्प्यूट, छोटे मामलों को। हाँ, तो ये छोटे मामलों को निपटाने वाली सिविल न्यायालय है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस कोर्ट इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू दी बोथ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुपरवाइजेस द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन। ये भी डबल सबऑर्डिनेशन में होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के साथ भी सबऑर्डिनेशन में होंगे, लेकिन यहाँ पर जिला न्यायालय जो होगा वो इसका सुपरविजन भी करेगा। यह बात समझेंगे दोबारा से, सबऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं हम। सबऑर्डिनेशन में हर वो न्यायालय जो जिला न्यायालय के इंफीरियर होगा, छोटा होगा, चाहे वो सिविल जज सीनियर डिवीजन हो, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, चाहे वो मुंसिफ जज हो, चाहे वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट हो फॉर प्रोविंसेस, चाहे स्मॉल कॉजेज फॉर रेसिडेंसी सिटीज हो। तो अगर किसी भी नेचर का या किसी भी तरह का कोई सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट क्या होगा, उस जिले के अंदर उस जिला अदालत के अधीनस्थ काम करेगा। लेकिन ये स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती कैसी हैं, क्या करती हैं, क्या है इनका मामला, ये छोटे छोटे मामलों को सुनती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ द सिविल डिस्प्यूट को डिसाइड करती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ सिविल डिस्प्यूट्स को डिसाइड करती है, छोटे छोटे मामलों को सुनते हैं। और इनसे संबंधित जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं, वो सीपीसी के आप सेक्शन 7 में देख सकते हैं, सेक्शन 8 में देख सकते हैं, और रेड विद क्रमशः ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51 में देख सकते हैं। तो यहां तक आपको सबऑर्डिनेशन देख, यहां पर देखते हैं हम कि वाई सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये आप इतना चुप पढ़ रहे हैं इतना अच्छे से, क्या जरूरत है सेक्शन 3 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की। तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, देखो क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंस की जो बात की गई है उस इंपॉर्टेंस को देखते हैं। वाई सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट, वाई सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत है इस पर इतना इंपॉर्टेंस देने की। तो देखें क्या जरूरत है इसको इंपॉर्टेंस देने की। पहला पॉइंट, इंश्योर्स प्रॉपर जुडिशियल हायरार्की। पहला की वजह क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंश्योर प्रॉपर जुडिशियल हायरार्की, एक उचित न्यायिक क्रम होना चाहिए कि कौन सा न्यायालय किस क्रम पर आएगा, कौन जूनियर होगा, कौन प्रॉपर इंश्योर करने के लिए, ये आश्वस्त करने के लिए कि कौन से न्यायालय की क्या भूमिका है और क्या उसका स्टेटस है, ये बताने के लिए एक तो वजह ये देखो ये करें। इट डिफाइंस द रैंकिंग ऑफ सिविल कोर्ट्स, रैंक को डिफाइन करने के लिए, एंड एस्टैब्लिश अ क्लियर चेन ऑफ कमांड। क्लियर चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, कौन किसको कमांड दे सकता है। सबसे पहली बात करें, क्लियर करना रैंकिंग ऑफ सिविल कोर्ट की रैंकिंग, टॉप पर कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। एक तो ये वजह बताने के लिए, और दूसरा क्या कह रहे हैं, चेन ऑफ कमांड बताने के लिए, पहली चीज। दूसरी बात क्या करें, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है गाइड्स अपील्स एंड सुपरविजन, गाइड्स अपील्स एंड सुपरविजन। लोअर कोर्ट्स मस्ट फॉलो द डिसीजन फ्रॉम द हायर कोर्ट। लोअर कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो किसको फॉलो करेंगे, एक तरीके से गाइडिंग का काम करते हैं। अपर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो लोअर कोर्ट को गाइड करते हैं, गाइड, तो ये क्या करें, फॉलो करेंगे फ्रॉम हायर कोर्ट, ऊपर की कोर्ट के, एंड अपील्स मस्ट बी फिल्ड इन दी करेक्ट कोर्ट। और क्या पता लगता है इससे, ये पता लगता है एक तो बात ये कि भाई अपर कोर्ट जो उच्च न्यायालय होंगे, जो हायर रैंक के कोर्ट होंगे, उनके क्या करना है आपको, उनको डिसीजंस को, उनके जजमेंट को इस तरीके से इस्तेमाल करिए जो वो आपको गाइडेंस दें, वो गाइडेंस के तौर पर ले। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये पता लगता है कि अपील
कौन से करेक्ट कोर्ट में करनी है, इससे ये भी पता लग जाता है। जैसे कि अगर जिला जज का कोई मामला है, जिला जज ने उसमें डिसीजन दे दिया, तो जिला जज ने जो डिसीजन दिया उसकी अपील कहां होगी, अल्टीमेटली हाई कोर्ट में होगी या नहीं होगी। यस, ये तो बता रहे हैं। लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए और लास्ट पॉइंट, ये पूछे सेक्शन 3 को इतना इंपॉर्टेंस दिया क्यों, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो 3 वजह है। मेंटेन्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजंस, तो डिसीजंस में एक रूपता लाने के लिए, निर्णयों में एक रूपता लाने के लिए क्या, कैसे एक रूपता आएगी, द जजमेंट्स एंड लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश्ड बाय द हायर कोर्ट्स गाइड लोअर कोर्ट्स इन डिसाइडिंग केसेस। द जजमेंट एंड लीगल प्रिंसिपल्स, जजमेंट और विधिक नियमों को स्टैब्लिश करते हैं बाय हायर कोर्ट्स। बड़े कोर्ट, बड़े जो हायर रैंक के कोर्ट्स होते हैं वो जजमेंट और लीगल प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करते हैं। इसलिए इसलिए गाइड लोअर कोर्ट्स इन डिसाइडिंग केसेस, गाइड करने के लिए, अपने निचली अदालत को रास्ता दिखाने के लिए कि वो जिसकी मदद से वो क्या कर सके, आने वाले समय में उन केसेस को डिसाइड कर सके, उस तरह के, उस नेचर के केसेस को डिसाइड। ठीक है ना। अगला एक एग्जांपल है, एग्जांपल समझ में आएगा आपको, समझिए एग्जांपल क्या है। एग्जांपल से समझाने की कोशिश कीजिए। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल क्या करें, सपोज अ पर्सन फाइल्स अ सिविल केस इन अ जूनियर सिविल जज कोर्ट। मान लीजिए एक व्यक्ति ने, ये मिस्टर ए है, इन्होंने एक सूट फाइल किया है, कहां फाइल किया है इन्होंने सूट, ये फाइल किया है सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या फाइल किया है, एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, और इसमें इन्होंने सब डिसीजन दे दिया, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये वाले मिस्टर ए जो है, इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर क्या करें, दे कैन अपील द डिसीजन इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिकॉज द जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन इज सबऑर्डिनेट टू द। तो फिर बताइए इस डिसीजन से जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, जो कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का डिसीजन है, इस डिसीजन से आप अपील कहां करेंगे, आपको यह देखना होगा ये सिविल जज जूनियर डिवीजन किसके अधीनस्थ है। आप बताइए किसके अधीनस्थ है, ये अधीनस्थ है जिला न्यायालय के, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो इसकी अपील भी कहां होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। तो यही कह रहे हैं, सपोज अ पर्सन फाइल्स अ सिविल केस इन अ जूनियर सिविल जज कोर्ट एंड दे आर नॉट satisfied with the decision, they can appeal the decision in the district court because the junior civil judge court is subordinate to it, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट किसके है, जिला जज के, जिला न्यायालय के। आर स्टिल, इफ दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो फिर भी जिला न्यायालय के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है, दे आर, इफ दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन फर्दर अपील टू द हायर कोर्ट एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। देखो ये मिस्टर ए है, इन्होंने एक केस या एक सूट फाइल किया इन्होंने, ये मिस्टर ए है, इन्होंने एक फाइल किया, सिविल जज जूनियर, यहाँ फाइल किया इन्होंने, इसमें डिसीजन होता है, ये डिसीजन कर दिया इन्होंने, इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, कौन सेटिस्फाई नहीं है, ये मिस्टर ए जो है ये सेटिस्फाई, कहो अपील करो, अपील कहां होगी, ये सीनियर जूनियर डिवीजन का जो कोर्ट है वो किसके अधीनस्थ है, जिला न्यायालय के, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी अपील होगी, कोर्ट में अपील करो उसकी, नॉन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर दी, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से भी आप क्या है, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर इस डिसीजन से अपील कहां करें, तो देखो जिला जो न्यायालय है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसके अधीनस्थ है, हाई कोर्ट के, भैया अब जो अपील होगी, समझ में, इसलिए जरूरी है ये हायरार्की, और हम कोर्ट पढ़ रहे हैं वो किस लिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। कैसे, मिस्टर ए ने एक सूट फाइल किया, वो कहां किया, सिविल जज जूनियर डिवीजन की फाइल कर दिया, इस सिविल जज जूनियर डिवीजन ने इस केस में या सूट में एक डिसीजन दे दिया, और उस डिसीजन से ये मिस्टर ए जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, अब सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसकी अपील करिए आप, ये अपील कहां होगी, देखिए जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है वो किसके अधीनस्थ है, वो तो साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी अपील कर दीजिए। इस अपील को सुनने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक डिसीजन पास कर दिया इस अपील को सुनते हुए, और इस डिसीजन को जब पास किया तो इस डिसीजन से भी स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ए क्या है, आज भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर सेटिस्फाई नहीं है तो फिर इस डिसीजन से भी आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से जो अपील होती है वो कहां होती है, जिस कोर्ट के अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अधीनस्थ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहां हो जाएगी, इसीलिए ये हायरार्की और ये सबऑर्डिनेशन की बात इतनी ज्यादा। कंक्लूजन क्या है, देखिए, वाई सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, देखिए 3-4 चीजें बताएगी। इंश्योर फेयरनेस, क्या फेयरनेस कर रहे हैं, हायर कोर्ट्स करेक्ट मिस्टेक्स मेड बाय लोअर कोर्ट्स,
हायर कोर्ट क्या करेगा, करेक्ट करेगा, इंश्योर फेयरनेस, फेयरनेस को इंश्योर करेंगे भाई, पारदर्शिता लेकर आएंगे, एक करेक्टनेस को लेकर आएंगे। कैसे? हायर कोर्ट्स करेक्ट मिस्टेक्स बाई मेड बाई लोअर कोर्ट्स। जो उच्च कोटि के न्यायालय होंगे, जो सीनियर प्रवृत्ति के न्यायालय होंगे, वो उनका सबसे अहम काम क्या होगा, वो अपने से इंफीरियर कैटेगरी के, अपने से जूनियर, अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई बात और कार्यवाहियों में गलतियों को क्या करेंगे, सुधारेंगे। पहला काम ये सबऑर्डिनेशन। दूसरी बात करें एस्टैब्लिश्ड, क्या एस्टैब्लिश क्लियर अपील सिस्टम, एस्टैब्लिश करा है क्लियर अपील सिस्टम। हमें पता ही नहीं है कौन सी अपील कहाँ होगी, अब तो पता है ना, अब पता है कौन सी अपील कहाँ होगी, कौन सी अपील कहाँ होगी, इसलिए पता है, हमें मालूम है कौन सा कोर्ट किसके अधीनस्थ है भाई, हमें पता है कि ये वाला कोर्ट इसके नीचे है, ये वाला कोर्ट इसके नीचे, अपील का क्लियर सिस्टम हमें मालूम हो गया। इसलिए अलाउज पार्टीज टू चैलेंज इनकरेक्ट डिसीजन, ठीक है, अलाउ करो पार्टीज को टू चैलेंज दी इनकरेक्ट डिसीजन। कहां चैलेंज करें, देख लो हायरार्की में, हायरार्की में देख लो किस कोर्ट ने उस डिसीजन को डिलीवर किया है, देन आफ्टर किस कोर्ट में उसको चैलेंज करना है, कि उस कोर्ट की अपीलें कहां होती हैं, ये हायरार्की में हमें पता है। जैसे कि अगर हम सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन के किसी कोर्ट की कोई डिसीजन है तो उसकी अपील कहां होगी, जिला न्यायालय में होगी, और वैसे ही जिला न्यायालय की अगर कोई डिसीजन है तो उसकी अपील कहां होगी, हाई कोर्ट में होगी। हमारे पास क्लियर एक हायरार्की वाला सिस्टम है, और हायरार्की ऑफ कोर्ट का हमारे पास पूरा सिस्टम है, इसलिए हमने इसको पढ़ना जरूरी है। यहां पर तीसरे पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या करें, मेंटेन्स जुडिशियल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है, जुडिशियल डिसिप्लिन को, ऐसा नहीं कि तुम कुछ कह रहे हो वो कुछ कह रहा है। लोअर कोर्ट्स फॉलो लीगल प्रिंसिपल सेट बाय द हायर कोर्ट, हायर कोर्ट ने कोई लीगल प्रिंसिपल को सेट कर दिया, यानी कोई डिसीजन दे दिया, अगर हाई कोर्ट में हाई कोर्ट की कोई रूलिंग है तो क्या कोई लोअर कोर्ट उस रूलिंग को बाईपास कर सकता है, नहीं ना। तो ये एक जुडिशियल क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन बना रहे हैं, इसलिए हायरार्की जरूरी है। चौथा पॉइंट, प्रमोट्स एफिशिएंसीज, प्रमोट एफिशिएंसी क्या है, हायर कोर्ट्स सुपरवाइज एंड गाइड लोअर कोर्ट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है, काम सुचारू रूप से चलता रहे, एफिशिएंसी बनी रहे, लोगों के काम करने, कोई ऐसा काम ना आ जाए जो लोअर कोर्ट ना कर पाए। कोई ऐसा काम हो सकता है उनकी जो लेवल है, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा कम होता है, हायर कोर्ट का थोड़ा ज्यादा होता है, उनके पास ज्यादा शक्तियां, ज्यादा चीजें हैं, तो उन हायर कोर्ट के द्वारा किए गए डिसीजंस को वो अपने मद्देनजर रखते हुए, अपने सामने रखते हुए ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। इसलिए ये आपका कंक्लूजन था इसका। अगर भी आपको पूरे सेशन में, सबऑर्डिनेशन कोर्ट के सेशन में अगर कोई भी दुश्वारी हुई हो, कोई दिक्कत हुई हो, डोंट वरी, आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, सेक्शन 4 में एक दो स्लाइड्स और हैं, वो हम देखते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 सेविंग क्लॉजेस का सीपीसी का, सेक्शन 4 क्या है, सेविंग क्लॉजेस का सीपीसी। सेक्शन 4 देखिए क्या कह रहे हैं, सेक्शन 4 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 सीपीसी, सेविंग क्लॉज, सेविंग क्लॉज सेक्शन क्या है, सेविंग क्लॉज। व्यावृत्ति खंड है, व्यावृत्ति, अरे भाई ये सीपीसी आ गई वजूद में, आने तो क्या दिक्कत है, तो क्या क्या चीजों पर ये प्रभाव डालेगी और क्या क्या चीजें इससे बची रहेंगी वो बताता है। ये सीपीसी अपने वजूद में जब आई 1 जनवरी 1909 को वजूद में आई, उस दिन से ये लागू है। तो जनवरी के प्रथम दिवस 1909 में जब ये पहली बार वजूद में आई, तो उस दिनांक को इससे क्या क्या परिवर्तन आए, क्या कौन कौन से ऐसे कानून थे जो इसकी चपेट में आने की वजह से खत्म हो गए, और कौन कौन से ऐसे कानून थे जिनको इसने सेव कर दिया। सेव का मतलब समझते, क्लियर कट लिख दिया है इसमें कि किन किन चीजों पे ये इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। तो जिन चीजों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको लिख दिया इन्होंने, इन चीजों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे किन चीजों पर सीपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्या करें, क्लॉज 1 इसका क्या कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, टू दी कंट्ररी के खिलाफ, अगर इसके खिलाफ कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है, उसकी एब्सेंस है, तो फिर क्या होगा, नथिंग इन दिस कोड, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई कंट्ररी कोई प्रोविजन है तो वो तो ऊपर रखा जाएगा, और नहीं है तो फिर इस संहिता में कोई भी बात हो, कोई टेंशन नहीं करनी है। शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ, enforce any special jurisdiction or power conferred by or under any other law for the time being in force। क्या नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी, किसको अफेक्ट नहीं करेगी, इसको अफेक्ट नहीं करेगी। देखो क्या क्या चीजें इसमें अफेक्ट नहीं करेगी, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट, ना तो लिमिट करेगी और ना ही उसे अफेक्ट करेगी, ना तो उसे प्रभावित करेगी, किसे किसे, एनी स्पेशल लोकल लॉ, enforce any special jurisdiction, power conferred or any other law for the time। चार चीजें हैं ना, कौन कौन सी चार चीजें, देखो पहली चीज क्या है, समझाते हैं क्या, स्पेशल लॉ है कोई, या कोई लोकल लॉ है जो कि कैसी है, जो कि कैसी है,
जो कि एक टाइमिंग इनफोर्स लॉ है, लोकल लॉ इनफोर्स है, इनफोर्स वाला लॉ है। इनफोर्स में आज भी वजूद में चल रहा है वो, ऐसा नहीं कि सीपीसी जब आई थी वो वजूद में नहीं था, वजूद में था उस वक्त। तो कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ जो कि वजूद में है, इनफोर्स में है, या फिर क्या है, स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है किसी ने, स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है, या फिर कोई पावर पावर कन्फर्ट की गई है भाई लॉ, लॉ के जरिए। ठीक है, चार चीजें इसमें। पहली चीज क्या है, कोई स्पेशल लॉ है। दूसरी चीज क्या है, कोई लोकल लॉ है, या कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है, कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है आपको, या फिर कोई पावर आपको कन्फर्ट की गई। तब क्या होगा, अब इनसे कहिए कि भाई साहब ये तो सेव कर दिया इन्होंने, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी सीपीसी, डालेगी डालेगी क्यों नहीं डालेगी, सेव कर रहे हैं ना, स्पेशल है। ये सेक्शन 4 कहता है कि ना तो ये लिमिट करती है और ना ही ये अदरवाइज अफेक्ट करेगी, ना तो उसको कोई प्रभावित करेगा, ना इस पर कोई लिमिट करती है, ना इसकी पावर को कुछ सिकुड़ता है। कैसे, देखें क्या करें, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, कोई स्पेशल लॉ है, ऐसा हो सकता है स्पेशल, ऐसा स्पेशल लॉ होता है, देखो लाइक कोई स्पेशल लॉ है मिसाल के तौर पर, मान लीजिए रेवेन्यू कोड है, कोई रेवेन्यू कोड, ये स्पेशल लॉ है या नहीं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, रेवेन्यू के लिए बनाया गया, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर आएंगे तो रेवेन्यू कोड से, रेवेन्यू के लॉ से ही डील करेंगे। हाँ, तो ये स्पेशल लॉ है, इसको सीपीसी लिमिट या अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको बचा रही है सीपीसी। सीपीसी खुद कह रही है कि हम किसी स्पेशल लॉ पर कोई प्रभाव या उसको लिमिट नहीं करते हैं, ना हम उस पर कोई प्रभाव डालते हैं और ना ही हम उस पर कोई सीमा पर उसकी बाधा उत्पन्न करते हैं। कोई लोकल लॉ, मिसाल के तौर पर पर्टिकुलर ये जो रेवेन्यू कोड है, रेवेन्यू कोड ये एमपी का रेवेन्यू कोड है मिसाल के तौर पर, या यूपी का रेवेन्यू कोड है, तो क्या ये इसके प्रोसीजर को अफेक्ट करेगी? देखो स्पेशल तो है ही है, वो लोकल भी है, स्पेशल के साथ साथ लोकल लॉ भी है या नहीं? जो पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है, वो ये कह रहा है कि ना तो किसी स्पेशल लॉ को ना किसी लोकल लॉ को अफेक्ट या लिमिट नहीं करती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ऐसे कानून कैसे होने चाहिए, इनफोर्स नेचर के होने चाहिए, इनफोर्सिएबल होना चाहिए, टाइमिंग इनफोर्स होना चाहिए, तो वजूद में होना चाहिए। इसमें दो चीजें और बची अभी, एक है स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है, जब कोई पावर को कन्फर्ट किया गया है अंडर दी एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स, ऐसे कानून द्वारा जो वक्त पे चल रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है, देखो भैया ये जुरिसडिक्शन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, जुरिसडिक्शन, स्पेशल जुरिसडिक्शन, या आपको कोई पावर दे दी गई है स्पेशल। तो किसी मामले में अगर आपको स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया गया है तो उसको भी वो आपको लिमिट नहीं करता है, तो छोड़ देगी, लेकिन नहीं आप कैसे डील करिए। ये स्पेशल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है, क्या मतलब है, किसी कानून के जरिए कोई स्पेशल नेचर का कोई स्पेशल नेचर का कोई केस है, मिसाल के तौर पर कोई केस है, और उस केस में ये बताया गया है उस लॉ में कि इस तरह के केसों को ये सुनेगा, ये फला न्यायालय सुनेगा, ये वाली न्यायालय सुनेगा। कोई कानून है, कोई लॉ है, और क्या दिया गया, एक जुरिसडिक्शन दे दिया आपको, जुरिसडिक्शन। मान लीजिए ये हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, और इसमें एक जुरिसडिक्शन दिया गया है कि साहब जितनी भी याचिकाएं होंगी वो किसमें होंगी, जिला न्यायालय में होंगी। तो क्या कोई छोटा कोर्ट कह सकता है कि मेरे पास लाइए, नहीं, वो तो जुरिसडिक्शन उसको दिया गया ना, स्पेशली दे दिया गया है। नहीं, सीपीसी तो ये कहता है कि भाई कोई भी सिविल सूट हो वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी ग्रेड की कोर्ट में जाएगा, सीपीसी को कुछ भी कहने दिए, वो स्पेशल लॉ है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और इस स्पेशल लॉ से ही क्या मिल रहा है आपको, स्पेशल जुरिसडिक्शन दिया जा रहा है। स्पेशल जुरिसडिक्शन जो भी मिलता है वो हमेशा जनरल जुरिसडिक्शन पे प्रिवेल करेगा। सादा भाषा में समझ लीजिए, सीपीसी एक जनरल कानून है, जनरल बात करता है, लेकिन जनरल कानून के अलावा कुछ स्पेशल कानून होते हैं, स्पेशल कानूनों में जो भी प्रावधान दिए जाते हैं वो हमेशा जनरल कानून के ऊपर होते हैं। तो ये स्पेशल प्रोविजन जो भी दिए जा रहे हैं, स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है या स्पेशल जुरिसडिक्शन है, ये हमेशा जनरल के ऊपर ही प्रिवेल करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, पावर कन्फर्ड बाई और अंडर एनी अदर लॉ टाइमिंग, कोई पावर है, वो पावर दे दी गई आपको, यस, वो पावर को भी आप अफेक्ट नहीं करेगी। कोई पावर दे देगी किसी अथॉरिटी को, इस तरह के मामले अथॉरिटी सुनेगी, उसको पावर दे देगी किसी कानून के जरिए, तो उसमें भी आप क्या नहीं करेंगे, आप उसमें भी सीपीसी कोई हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं। आपको तो दूसरा क्लॉज पढ़िए, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन, द प्रीपोजिशन, द जनरलिटी ऑफ द प्रीपोजिशन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any law providing for the relief of agriculture tenants. एग्रीकल्चर टेनेंट्स को ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ द कंटेन्ड सबसेक्शन 1। इसमें जो भी कुछ दिया गया है प्रीपोजिशन प्रोविजंस होगा, प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, इसकी जनरलिटी पर, इसकी सामान्यता पे, जो सब क्लॉज 1 हम जो पढ़ रहे हैं इसकी सामान्यता पे प्रभाव डाले बिना क्या करेंगे, नथिंग इन दिस कोड शैल डीम टू लिमिट
और अदरवाइज अफेक्ट एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द रिलीफ ऑफ द एग्रीकल्चर टेनेंट्स। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मामला होगा, उसको भी कोई अफेक्ट या उस पर कोई लिमिट नहीं, वो भी एक अपना स्पेशल लॉ है या एक स्पेशल व्यवस्था है। इसके अलावा देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 4 इन डिटेल। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो क्या करें। पहला पॉइंट, पर्पस ऑफ सेक्शन 4। पर्पस ऑफ सेक्शन 4, द सेविंग क्लॉज सेक्शन 4 प्रिजर्व्स द अथॉरिटी ऑफ स्पेशल, प्रिजर्व करेंगे अथॉरिटी इसकी स्पेशल लोकल लॉज की, और ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल रूल्स अंडर सीपीसी, इट prevents CPC from overriding or conflicting with such laws. It also ensures that the certain courts or authorities that exercise special powers continue to do so even if CPC does not apply. ये कह रहे हैं देखो भाई ओवर रूल नहीं करेगी सीपीसी, ताकि अथॉरिटी को स्पेशल और लोकल लॉ से अथॉरिटी मिल रही है, और ऐसे कानून जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, पहले से टाइमिंग इन फोर्स है, इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द जनरल रूल्स ऑफ सीपीसी, ये बिल्कुल सीपीसी के खिलाफ ही क्यों ना हो स्पेशल लॉ और ये दोनों, फिर भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट प्रिवेंट्स द सीपीसी फ्रॉम द ओवरराइडिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग विद द सच लॉ, ऐसे लॉ से आप कोई वो नहीं करेंगे। तो ये बता रहे हैं ये अप्लाई नहीं करती है सीपीसी, स्पेशल पावर्स कंटिन्यू टू डू सो इवन इफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू देम। बैकग्राउंड टू की बैकग्राउंड ऑफ की प्रोविजंस, सेक्शन 1 प्रोटेक्शन ऑफ स्पेशल और लोकल लॉ, प्रोटेक्ट करेंगे स्पेशल और लोकल लॉ को। दिस मींस दैट इफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ एग्जिस्ट इट विल रिमेन वैलिड इवन इफ सीपीसी कंटेन्स different provisions. CPC will apply only if the special or local law does not provide a separate procedure. किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई प्रोसीजर दिया गया है तो वही स्पेशल प्रोसीजर को ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया स्पेशल, तो फिर एक जनरल प्रोसीजर जो सीपीसी में दिया गया वो अप्लाई करेगा। एग्जांपल देखिए, रेंट कंट्रोल लॉज, मैनी स्टेट्स हैव रेंट कंट्रोल एक्ट्स, अलग अलग स्टेट का दैट स्पेसिफाई प्रोसीजर्स फॉर टेनेंट and landlord disputes. These laws prevail over CPC. हर राज्य का अपना एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, नहीं होता, और सब में एक अलग अलग अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो ऐसा नहीं कि सीपीसी को वहां घुसेड़ दोगे आपके, वही सीपीसी करेगी, नहीं सीपीसी नहीं करेगी वहां पर। सीपीसी तो खामोश है जब तक कि किसी स्पेशल या लोकल लॉ में कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, स्पेशल पावर दी गई है, तो उस स्पेशल प्रोसीजर पावर को ही एक्सरसाइज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी लोकल या स्पेशल लॉ में अगर कोई पावर या प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो फिर आप सीपीसी को अप्लाई करेंगे, सीपीसी में दिया गया प्रोसीजर ही अप्लाई करेंगे। Matrimonial laws. Hindu Marriage Act 1955 provides specific procedure for the divorce and maintenance which overrides CPC are applicable. क्या कह रहे हैं? देखो मैट्रिमोनियल लॉ है ना, वो हिंदू मैरिज एक्ट है, प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिवोर्स और मेंटेनेंस वो करता है, तो विच ओवरराइड सीपीसी पर एप्लीकेबल। सीपीसी को ओवरराइड करता है, सीपीसी नहीं करती, वहां पर भी सीपीसी अप्लाई नहीं करेंगे, सीपीसी अप्लाई नहीं करेंगे। लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 गवर्न्स एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स, मीनिंग सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू केसेस अंडर दिस लॉ। लेबर लॉ जो है, लेबर लॉज जो है, उसमें द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है 1947 का, तो उस एक्ट में क्या नहीं होगा, उस एक्ट में जो मुकदमेबाजी होगी, जो सूट फाइल होंगे, सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपना खुद का प्रोसीजर है, उसमें खुद की पावर्स वगैरह है, तो वो वहां पर। बी सबसेक्शन 2 स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर एग्रीकल्चर टेनेंट्स, स्पेशल प्रोटेक्ट दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है एग्रीकल्चर टेनेंट्स को। द लॉ एक्सप्लिसिटली प्रोटेक्ट्स एग्रीकल्चरल tenants by starting that any special law related to their relief remains valid. This means that if a law exists for the tenant protection, CPC cannot interfere with that. अरे कोई लॉ है जो कृषक जो पट्टेधारी होते हैं उनके अधिकारों वगैरह की बात करता है, कोई स्पेशल लॉ है, तो उस टेनेंट जो होते हैं, एग्रीकल्चर टेनेंट्स जो होते हैं, उनके द्वारा या उनसे उन पर कभी कोई मुकदमेबाजी होती है तो सीपीसी वहां खामोश होगी, ये बात है। अगला एग्जांपल्स देखिए इसके, टेनेंसी एक्ट्स, टेनेंसी एक्ट्स, मेनी स्टेट्स हैव टेनेंसी एक्ट्स, किराएदारी अधिनियम, ठीक है, टेनेंसी एक्ट दैट प्रोटेक्ट्स फार्मर फ्रॉम द इविक्शन और अनफेयर रेंट डिमांड्स। दीज लॉज ओवरराइड सीपीसी इन टेनेंसी रिलेटेड केस। मामलों में कि भाई आपको बाहर निकालना, बेदखली या उनसे गैर कानूनी तरीके से रेंट की डिमांड करना, इस तरह के केसों में सीपीसी लागू नहीं करती है, बल्कि टेनेंसी रिलेटेड केस में क्या होता है, टेनेंसी एक्ट अप्लाई। लैंड रेवेन्यू लॉज, केसेस रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिस्प्यूट्स आर गवर्न्ड बाय स्पेशल लॉ, नॉट सीपीसी। तो लैंड रेवेन्यू लॉज में क्या होगा, केस रिलेटेड एंड रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिस्प्यूट्स आर गवर्न बाय द स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ होंगे लेकिन सीपीसी वहां पर भी अप्लाई नहीं करेगी। तो हमने 4-5 आपको एग्जांपल्स बताए, एग्जांपल देख लेंगे, आपको समझ। सेक्शन 4 क्यों इंपॉर्टेंट है,
जरूरी क्या है सेक्शन 4 में, क्यों इतना हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए इसका। अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सीपीसी एंड स्पेशल लॉ, बेनिफिट्स, रेंट, लेबर, टेनेंसी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। भाई हम बचाएंगे किस बात से, सीपीसी और किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ में आपस में कंफ्लिक्ट ना पैदा हो जाए, इसलिए हमने क्लियर कट सेक्शन 4 को रख दिया गया है। हैव देयर ओन लीगल प्रोसीजर्स। सेक्शन 4 इंश्योर सीपीसी डज नॉट इंटरफेयर विद दीस स्पेशल लॉज। सीपीसी किसी ऐसे स्पेशल प्रोसीजर में इंटरफेयर नहीं करेगी। भी देखिए, इंश्योर्स प्रॉपर जुडिक्शन ऑफ सिविल स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स लाइक फैमिली कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम, रेंट ट्रिब्यूनल्स एटसेट्रा। इंश्योर प्रॉपर जुडिक्शन ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स। भाई हर एक स्पेशल कोर्ट को बनाने का एक मकसद है कि उसके पीछे एक स्पेशल लॉ काम कर रहा है, और उस स्पेशल लॉ के जरिए ही उन स्पेशल एस्टैब्लिश की गई कोर्टों का क्या होता है कि स्पेशल प्रोसीजर होता है। जैसे कि कौन सी कोर्ट होती है, देखिए रेंट, लेबर, टेनेंसी, मैट्रिमोनियल, और कौन कौन सी होती है, देखिए लाइक फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह वगैरह, रेंट ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं। तो इनका क्या होता है, हैव देयर ओन प्रोसीजर, अपना खुद का प्रोसीजर होता है। सीपीसी डज नॉट अफेक्ट देयर फंक्शनिंग अनलेस स्टेटेड क्लियरली, मतलब अगर क्लियरली दिया गया है तो सीपीसी लागू होगा, नहीं दिया गया तो वो अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सी देखिए क्या करें, प्रोटेक्ट्स फार्मर एंड एग्रीकल्चर टेनेंट्स सिंस एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। द लॉ प्रोटेक्ट्स फार्मर्स एंड टेनेंट्स बाय इंश्योरिंग सीपीसी डज नॉट ओवरराइड देयर स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर टेनेंसी लॉ। देखिए भाई, ये हमने इनको प्रोटेक्ट कर रखा है, टेनेंसी जो एग्रीकल्चर टेनेंसी की चीजें हैं, तो इन्हें एग्रीकल्चर को बैकबोन कहा गया इंडिया की, हमने उनको प्रोटेक्ट किया, सीपीसी से बाहर रखा है, उनके लिए एक अपना टेनेंसी लॉ है, उसी लॉ से वो गवर्न करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 4 की एक आधारशिला थी कि भाई क्या जरूरत थी सेक्शन। आगे देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 4। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा इसका, देखिए पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, 3 एग्जांपल्स लेकर आए हम इसमें, आपको एग्जांपल समझ में आ जाएंगे 1 मिनट में। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एग्जांपल 1, रेंट कंट्रोल लॉज वर्सेस सीपीसी। तो रेंट कंट्रोल लॉ में और सीपीसी में क्या अंतर है, अ लैंडलॉर्ड फाइल्स एन एविक्शन सूट, एविक्शन का मतलब होता है बेदखली का बाद दाखिल किया अगेंस्ट अ टेनेंट के खिलाफ किया गया, किसने, लैंडलॉर्ड ने किया। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सीपीसी प्रोसीजर्स द कोर्ट फॉलोज द रेंट कंट्रोल एक्ट बिकॉज इट इज द स्पेशल। मेरा सवाल है कि एक मकान मालिक है, एक किराएदार रह रहा है, दोनों के बीच एक डिस्प्यूट होता है, मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए, उसको बाहर निकालने के एविक्ट करने के लिए एक मुकदमा दायर करता है। तो क्या वहां पर सीपीसी के नियम लागू होंगे या फिर स्पेशल लॉ जो आपका कौन सा रेंट कंट्रोल लॉ है उसके नियम लागू होंगे? तो आप कहिए रेंट कंट्रोल लॉ इज अ स्पेशल लॉ, और रेंट कंट्रोल लॉ ही लागू करेगा, क्योंकि सीपीसी का सेक्शन 4 ये कहता है कोई भी स्पेशल लॉ अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो स्पेशल प्रोसीजर ही आप लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, फैमिली डिस्प्यूट एंड सीपीसी। फैमिली डिस्प्यूट्स एंड सीपीसी। सीपीसी फैमिली डिस्प्यूट्स में कैसे काम करती है, अ कपल फाइल्स फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, द कोर्ट फॉलोज द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, नॉट सीपीसी। हम कोर्ट में पहुंचे, मैं एक हस्बैंड हूं, मैंने अपनी वाइफ से एक डिवोर्स लेने के लिए एक याचिका लगाई है, डिवोर्स की याचिका। मैं कोर्ट से कहता हूं कि साहब मैंने डिवोर्स की याचिका लगा रखी है, तो मैं एक हिंदू मेल हूं, एक हिंदू पुरुष हूं, तो मेरे डिवोर्स के मामले को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए प्रोसीजर से तय किया जाएगा या सीपीसी के प्रोसीजर से तय किया जाएगा? आप ये कहिए हिंदू मैरिज एक्ट एक स्पेशल प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ पर सीपीसी लागू नहीं होगी, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, लेबर डिस्प्यूट्स एंड सीपीसी। तो लेबर डिस्प्यूट्स में सीपीसी कैसे वर्क करती है, अ वर्कर इज रॉन्गफुली terminated and approaches a labor court under the Industrial Dispute Act. CP does not apply because labor law provides their own dispute resolution system. एक खुद का अपना एक रिजोल्यूशन सिस्टम है, वहां पर रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, वहां करेंगे। एक लेबर है, ये कोई वर्कर है, उसको रॉन्गफुली क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, वो बंदा चला गया, अप्रोच कर लिया उसने लेबर कोर्ट में, भाई मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला कामगार मजदूर हूं, मुझे मेरे फैक्ट्री ने बिना किसी औचित्य के रॉन्गफुली मुझे टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से मुझे निकाल दिया। मैंने किसका रुख किया, मैं एक वकील साहब के पास गया, वकील साहब ने मेरा लेबर कोर्ट में मेरा मुकदमा डलवा दिया। अब बताइए लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को फॉलो करेगा या सीपीसी को फॉलो करेगा? तो आप कहिए सीपीसी इज ऑर्डिनरी कानून, जनरल कानून है, और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है वो स्पेशली ऐसे ही डिस्प्यूट्स के लिए बनाया गया है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट क्या करें, व्हेन डज सीपीसी अप्लाई डिस्पाइट सेक्शन 4? इफ अ स्पेशल लॉ डज नॉट एक्सप्लिसिटली exclude the applicability of the CPC, then the provision of the CPC will apply by default. ऐसा मत सोचिए, इसके साथ साथ कैसे चलता है, अगर स्पेशली किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में किसी जुडिक्शन को, किसी पावर को, किसी आपके प्रोसीजर को नहीं बताया गया, तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि उस खामोशी की जगह पर सीपीसी लागू होगी। कोई लॉ अगर खामोश है, मौन है, क्या है, साइलेंट है किसी प्रोसीजर के बारे में, किसी पावर के बारे में, तो ऑटोमेटिकली में सीपीसी लागू हो जाएगी। अगर स्पेसिफिकली बताया गया तो सीपीसी लागू नहीं होगी, तो वो आपका स्पेशल लॉ लागू होगा। दूसरी बात करें, एग्जांपल देखिए, इफ अ स्पेशल ट्रिब्यूनल और रेवेन्यू कोर्ट डज नॉट हैव अ कंप्लीट प्रोसीजरल फ्रेमवर्क, सीपीसी प्रोविजंस मे बी यूज्ड टू फिल दी। कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल है या रेवेन्यू कोर्ट है, वहां पर पूरा प्रोसीजर नहीं बताया गया है, तो जो गैप है, जहां पर खामोशी है, जहां नहीं बताया गया प्रोसीजर, वहां पर सीपीसी के नियम को हम लागू करा देंगे। दैट्स ऑल। आज की क्लास यही खत्म करते हैं हम, क्योंकि हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला टॉपिक था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, दूसरा टॉपिक था हमारा सेविंग क्लॉज।
तो आशा करता हूँ आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और किसी तरीके की अगर कोई दुश्वारी है तो हमें कमेंट बता सकते हैं, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है।